प्रणाम, मैं हूं रूपांशी मिश्रा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय गाथा की, उस विजय गाथा की जब भारत ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। कारगिल विजय दिवस देश भर में उन भारतीय नायकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज से 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत ने शूरवीरों ने विजय गाथा लिखी थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को धूल चटाई और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली वो तारीख थी 26 जुलाई, जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 26 जुलाई को उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए कारगिल दिवस मनाया जाता है, जब भारत ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। कारगिल घटना के 23वें विजय दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका स्मारक स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदित्यनाथ शहीदों को दी कार्यक्रमों का आज वहां कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देहरादून गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह शहीदों की शहादत को सलाम किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता। आजादी से पहले और बाद में भी हुए युद्धों में देश के लिए शहादत देकर उत्तराखंड के जांबाजों ने शौर्य की गाथा लिखी है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से पूर्व नौसेना अधिकारी अजय कुमार और देहरादून से रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिनेश बडोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश बडोला जी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और पहला सवाल दिनेश जी से, 23 साल पहले आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान को नाक के चने चबवाए थे। ऐसा लगता है कि जैसे यह कल की ही बात हो। जी दिनेश जी। एक सैनिक जो है जब वो फौज ज्वाइन करता है, उसकी अब महत्वाकांक्षा होती है कि वो युद्ध में अपनी देश के लिए लड़ाई करे। और ये मेरा सौभाग्य था कि जुलाई 1999 मैं 2 नागा बटालियन को कमांड कर रहा था द्रास में, और हमने पॉइंट 4875 को कैप्चर करने में हमारा एक बड़ा हाथ था। वो क्षण जो है, लड़ाई के जो क्षण थे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसमें कुछ ऐसी यादें हैं जो मेरे मरने तक मेरे साथ रहेंगी। और चाहे उसको 23 साल हो गए हैं, पर लगता है कि शायद वो कल ही की बात थी, क्योंकि वो यादें बिल्कुल ताज़ा मेरे मस्तिष्क में हैं। जी, इस विजय गाथा की वह कौन सी प्रमुख बातें हैं, उनका भी सबका रुख कर लेते हैं। कौन सी प्रमुख बातें हैं जो आज भी आपके जहन में हैं और तमाम जवानों के जहन में हैं? जी अजय जी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रत्यक्ष लड़ाई में तो नहीं रहा, लेकिन परोक्ष में हम लोग रेड अलर्ट पे थे। इंडियन नेवी रेड अलर्ट पे थी। हम लोग लगातार
कारगिल में जो भी हो रहा था हम लोग देख रहे थे। हमारे जो आर्मी के जवान थे, शायद इतना बड़ा युद्ध जो हम लोग पहाड़ के ऊपर हमारा दुश्मन हो और हम नीचे से लड़ाई लड़ रहे हों, और इतनी कठिन लड़ाई पे भी, जहां पे जिस ऊंचाई पे तोपें नहीं जा सकती थी, तोपों को डिसमेंटल करके वहां पे ले जाया गया और वहां से तोपों को फिर से असेंबली की गई और वहां से लड़ाई लड़ी गई। आज हमारे बीच में हमारे 2 महावीर पदक विजेता हमारे शहीद हमारे बीच में नहीं है और 2 हमारे बीच में जीवित हैं और 9 महावीर चक्र मिले। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी जो हमारे योद्धा थे कितनी बहादुरी से लड़े और 2 महीने से ज्यादा की लड़ाई में, इतनी कठिन लड़ाई में पूरे विश्व को मनवा दिया कि हिंदुस्तान से अच्छी सेना किसी देश की नहीं है। और इस पे हम लोगों को गर्व है और इसीलिए हमको, जैसे हमारे कर्नल साहब ने कहा कि हमें लगता है कि यह कल ही की बात है, तो हम लोग पिछले 23 सालों से हमको लगता है कि कारगिल का युद्ध हम लोग अभी जीत के आए हैं और पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। अब उसकी हिम्मत नहीं होती है किसी तरह से घुसपैठ करके और हमसे आमने सामने लोहा लेने की। बिल्कुल। और वापस दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो सिर्फ विजय दिवस मनाने का ही है आज दिन नहीं है, बल्कि कुर्बानी को भी याद करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें जो जवान होता है वो तो शहीद हो जाता है, पर वो अपने पीछे छोड़ जाता है अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जिनको हम एक तरह से कोशिश करते हैं कंपनसेशन देने की पैसे के द्वारा, पर उसके परिवार को केवल कंपनसेशन या पैसे से ही उनका जो लॉस है वो पूरा नहीं होता है। उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक सैनिक जो अपने सर्वोच्च अपना सर्वोच्च बलिदान करता है देश के लिए, वो केवल चंद पैसों के लिए नहीं करता है। उसके अंदर एक जुनून है। वो जुनून है कि वो सोचता है कि अपने देश के लिए, अपने नमक नाम निशान के लिए वो अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, और वो इस आशा से अपना सर्वोच्च निछावर करता है कि देशवासी उसके जाने के बाद उसके परिवार की देखभाल करेंगे, उसके बच्चों की देखभाल करेंगे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, देशवासियों से ये अनुरोध है कि हमें ऐसे शहीदों के परिवारजनों का देखभाल करना चाहिए जितना से जितना हम कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। वापस चलते हैं अजय जी की। शहादत के समय भी सियासत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस जंग में शहीद होने वाले अधिकतर जवान संप्रदाय विशेष के थे, लेकिन सरहद पर मरने वाला हर वीर तो हिंदुस्तानी था ना। जी देखिए, हम लोगों ने, हमारी फौज में कोई कभी ये नहीं किसी से पूछता आप किस जात के हो, किस धर्म के हो। जो सियासत होती है, जो राजनीति हो रही है, बड़ा दुख होता है। हमारे जो राजनेता हैं, फौजियों को केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस या इसी तरह के विजय दिवस, इसी तरह के पर्वों पे याद किए जाते हैं, जबकि एक हम लोगों को, फौजियों को एक बहुत बड़ी शिकायत है। देखिए, यहाँ पे लोगों को 1 लाख तनख्वाह मिलती है, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, लेकिन पैसे के लिए कोई मरने नहीं जाता। देशभक्ति के लिए हम लोग जाते हैं, अपनी जान न्यौछावर करते हैं और एक सर्वोच्च बलिदान दिया जाता है। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी पूरी दे दी देश के लिए, उनकी पेंशन भी बोझ लगने लगी है। आप सोचिए, एक जवान जो अपनी जवानी दे के आया है, उसको पेंशन हमारी सरकार को और हमारे राजनेताओं को बोझ लगने लगी। आज तक बहुत बड़ी शिकायत है, 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से लागू नहीं हुई। आज कैंटीन में हम लोगों के यहाँ कटौतियां की जा रही हैं। उसके बाद आज जो हम लोगों को, जब हम जवानी वहां दे आए हैं, जब बुढ़ापे में बाहर आते हैं, हमें इलाज की जरूरत होती है, तो ECHS में भी कटौती की बात सरकार करने लगी है। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि
इसको भी एक नौकरी की तरह देखा जा रहा है और आने वाले समय में लोग बच्चों को फौज में भर्ती कराना बंद कर देंगे। आप जो सैनिक जाते हैं, अगर गांव की तरफ आप जाएं तो वहां का जो सबसे अच्छा बच्चा होता है वो फौज में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी सुविधाएं कम की जाएंगी, उसको मिलेगी पेंशन, बोझ, एक पूर्व सैनिक आपको बोझ लगने लगेगा, तो शायद कोई माँ बाप को वहां भेजना नहीं चाहेगा। देखिए, जब शहीद होता है और 50 लाख आप रुपए देते हैं, 50 लाख रुपए कुछ नहीं होता, उसके पीछे भरा पूरा परिवार होता है, जहां पे उसके कमाने वाले की कमी खलती है। गांव में माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है, लेकिन 50 लाख इतिश्री समझ ली। कम से कम दिल्ली सरकार की तरह कम से कम आप घर वाले किसी एक को नौकरी की करें जो शहीद होता है, कम से कम उसका परिवार चल पाए। 50 लाख में कुछ नहीं होता, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे राजनेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि हम केवल पैसे के लिए नौकरी करने नहीं जाते हैं, हम देश में सर्वोच्च बलिदान करने के लिए जाते हैं। और आपको यह बोझ नहीं लगना चाहिए कि एक फौजी रिटायर होकर आता है तो वो बोझ है। उसके अंदर बहुत काबिलियत होती है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल होती है, उसको बहुत कुछ ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग सब कुछ कराया जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो हम उसको बैंक में, एटीएम के बाहर चौकीदार की नौकरी देते हैं। और जो हम लोगों के कहते हैं कि रिजर्वेशन आपके लिए है, वहां पे आप जाइए तो कहते हैं ये डिग्री हम नहीं मानते हैं। ये हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी डिग्री नहीं मानी जा रही, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। केवल हमें झूठा झुंझुना दिया जाता है कि आपका इतना रिजर्वेशन है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, हमारे राजनेताओं को इस पे ध्यान देना होगा, नहीं तो जो हमारी सेना पूरे विश्व में नंबर 1 की है, उसको सबसे बाद में आने में कोई समय नहीं लगेगा। ये मेरी गुजारिश है और आप मीडिया से भी बात को उठाएं। हमारे ईसीएचएस में हमारी कैंटीन फैसिलिटी कटौती ना करें और हम लोगों को पेंशन पूरी तरह से लागू करें। बिल्कुल सही कहा आपने। वापस चलते हैं दिनेश बडोला जी के पास में। दिनेश जी, आपका क्या कहना है? शहादत के मामले में भी आजकल सियासत होती है जी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप हर चीज़ में सैनिकों को घसीट लेते हैं। मेरा ये मानना है कि आप पेंशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सैनिक को जब वो लड़ाई के दौरान लड़ रहा है, वो अपना सर्वोच्च त्यागने के लिए तभी तैयार होता है जब उसके दिमाग में ये आश्वासन होता है कि उसके परिवार को देश और देश के नागरिक देखभाल कर सकेंगे उसके जाने के बाद। मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कारगिल के दौरान, जब एक बार पता हो लग गया कि जो भी शहीद हुए उनको अच्छा मिल रहा है, तो आपको कोई जवान हिचकता हुआ नज़र नहीं आया। और वैसे भी हमारा रेजिमेंटेशन इतना अच्छा होता है कि इन्फेंट्री में स्पेशली कि वो जानता है, जवान जानता है कि उसका जो अपना दूसरा घर है वो उसकी यूनिट होती है, और उसके जाने के बाद उसके घर वाले, दैट इज यूनिट वाले, उसकी परिवार की देखभाल करेंगे। जी बिल्कुल। दिनेश जी, सीएम योगी भी आज बोले हैं कि इस युद्ध में साथ ही भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ स्नेहतबूतन किया बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोज भी कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि दी और योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि पूरी दुनिया में एक्सपोज भी कर दिया है। जी, क्या कहेंगे? किस तरह की चुनौतियां थी बडोला जी उस दौरान? कारगिल युद्ध के दौरान एक्सपोज हो ही गया था, क्योंकि जो इनिशियली उन्होंने कहा था कि उनके मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, वो आपको थोड़े दिनों बाद पता लग गया था। जब उनकी कैजुअलिटीज़ हुई थी तो पता लग गया था कि वो NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे जो यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे। मेरे पास उनकी जवानों की, मृतकों की फ़ोटोग्राफ्स हैं,
जो वो पूरी यूनिफॉर्म में थे। मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके सैनिकों से मिले थे हमें, उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं जो ये बताते हैं कि नदर लाइट इन्फेंट्री वहाँ हमारे विरुद्ध खड़ी थी और उन्होंने घुसपैठ की थी और वो हमसे लड़ रहे थे। तो ये बात 1999 में ही बाकी देशों को भी पता चल गई थी, क्योंकि हमारा जो कैंपेन था वो बड़ा ही सुयोजित ढंग से चला था और ये दुनिया को पता चल गया था कि पाकिस्तान ने ही, उनके सैनिकों ने ही घुसपैठ की है। बिल्कुल, वापस चलते हैं अजय जी के पास में। अजय जी, ऐसे तो तमाम जवानों ने अपनी कुर्बानी दी इस जंग में, लेकिन कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र यादव जैसे तमाम प्रमुख रहे, उनके शौर्य और वीरता पर भी प्रकाश डालिए। जी देखिए, ये दिल मांगे मोर, और मैं तो वहीं रहता हूं जहां हमारे कैप्टन मनोज पांडे की गोमती नगर में मूर्ति लगी हुई है, उसी के बगल में रहता हूं। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, हमारे जेहन में जिंदा हैं, और उनके जो कथन थे वो आज हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे चैन की नींद सो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज 23वां हम लोगों का विजय दिवस, हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज सवेरे हमने 23 पेड़ लगाकर उनको गोद लिया, अपने शहीदों के नाम पे आज 23 पेड़ लगाए, उनको गोद लिया, और उनको हम अपनी ज़िंदगी भर जिंदा रखेंगे, उन पेड़ों को बड़ा करेंगे। क्योंकि जब हम अपने जवानों के नाम पे किसी चीज़ को रखते हैं, जैसे पेड़ है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो हमें याद आएगा कि हमारे देश को इन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए बचाया, अब हमको ऑक्सीजन दे के बचा रहे हैं, और उन पेड़ों के नाम भी हैं हम अपने शहीदों के नाम पे रखेंगे। ये हम लोगों ने सोचा हुआ है। आज सवेरे हम लोग 23 पेड़ लगा कर आए हैं, और हमने इस प्रकार से अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, और हम एक उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके नाम पे पेड़ लगाए हमने। जी अजय जी, विजय दिवस पर आज के दिन इस विजय गाथा की वह कौन सी प्रमुख बातें हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कौन सी प्रमुख बातें और तमाम जवानों के जहन में जो आज भी जिंदा हैं, और आपके जहन में भी। जी, सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी। दुश्मन हमारा पहाड़ों पे बैठा था, हमें यह नहीं मालूम था वो कहां पर है, और हमारे पास जो हमारा खुफिया तंत्र था वो लगभग फेल हो चुका था। हमें नहीं पता था कि हम किस तरफ बढ़ें, और सीधी चढ़ाई थी। सीधी चढ़ाई चढ़ना, वो भी केवल रात में हम लोग चढ़ सकते थे, और ऊपर से बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, और हमने बहुत कैजुअलिटी इसमें उठाई है। 527 हमारे जवान शहीद हुए, और इतनी कठिन लड़ाई को भी हमने 2 महीने मतलब 3 महीने से कम समय में जीत लिया। और वो जो बहादुरी लोग हमारे जवानों ने दिखाई, उसको एक एक हमारे जो बच्चे हैं वो याद रख रहे हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है, कारगिल युद्ध के दौरान पेपरों में हमने एक आर्टिकल पढ़ा, हम लोग तो फौज में थे, उसमें यह था कि जेल के अंदर बंद जो हमारे अपराधी थे, उन तक ने बोला कि हमें बंदूकें दे दी जाएं, हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए, और हम जाके वहां लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो हमारे शहीद थे, जो हमारे वीर सैनिक थे, उनकी वीर गाथाएं सुन सुन के जब एक कैदी भी क्या कहते हैं मोटिवेट हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं किस सर्वोच्च बहादुरी का उन्होंने अपना वहां पे जलवा दिखाया, जिससे हर आदमी मोटिवेट हो गया था और लड़ने को तैयार हो गया था। और इस दुरूह लड़ाई को जीतने के बाद हमने पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। और यही जो लड़ाई थी, वहां से हमें बहुत तरह की सीखें मिली। जहां पे कहा जाता था कि हमारी बोफोर्स तोप जो है काम नहीं करती, बोफोर्स तोप खराब है, लेकिन बोफोर्स तोप ने ही उस समय हमको कारगिल युद्ध को जिताया था। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं इसी चर्चा के साथ।
वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हैं? मैम क्या बताऊं? अरे ध्यान का है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान 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 सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कारगिल युद्ध में देवरिया निवासी दयाशंकर सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो उस समय दयाशंकर 27 पद पर कार्यरत थे। वो 1983 में सेना में शामिल हुए थे और 2008 में सेना से रिटायर हो गए। अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए दयाशंकर सिंह कहते हैं कि कारगिल युद्ध से पहले एक पोस्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसी पोस्ट पर दयाशंकर की बटालियन ने फिर से कब्जा किया था। इस दौरान पाकिस्तान ने 5 मारे गए थे, जबकि भारत के 2 जवान शहीद हुए थे, जिसकी वजह से 18,000 की बुलंदी पर भारत का तिरंगा लहराया था। उसने ही वो किया सर अटैक करने के लिए, जो एक 5770 पहाड़ी है सर। आपका योगदान क्या रहा उसमें, क्या स्थिति थी उसमें? अटैक में थे सर। हाँ। हाँ, उस पोस्ट पे सर 57 वो पाकिस्तान का पोस्ट था। बात करते हुए कैप्टन चीमा साहब है, कैप्टन चीमा साहब को सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप जो इसको मेरा नाम प्रसाद सिंह है। मैं खिलौली से आया हूँ। मेरे बड़े भाई साहब आनंद सिंह शहीद हुए कारगिल, और आज हमको यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया। और लखनऊ से हमारे पूर्व नौसेना अजय कुमार अधिकारी जी हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिनेश बड़ोला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे शहादत में के मामले में जो सियासत होती है उस बारे में हम आप बात कर रहे थे, तो और क्या कुछ कहेंगे? लोग कहते हैं उस जंग में शहीद होने वाले अधिकतर जवान संप्रदाय के विशेष के लोग थे, क्या कहेंगे? जी, और तमाम जवानों ने अपनी कुर्बानी दी इस जंग में, लेकिन उनमें कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र यादव जैसे तमाम प्रमुख हैं। उनके शौर्य और वीरता पर भी प्रकाश डालिए। ओके। जी दिनेश जी। आवाज आ रही है आपको हमारी दिनेश जी? जी। ओके। ऐसे तमाम जवानों ने अपनी कुर्बानी दी इस जंग में, लेकिन कैप्टन विक्रम बन्ना, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र यादव जैसे नाम प्रमुख रहे, लेकिन उनके शौर्य और वीरता पर भी प्रकाश डालिए। जी। मैं आपको बेसिकली कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि विक्रम बत्रा की जब डेथ हुई है वो मेरे से जहाँ मैं बैठा हुआ था, मैं उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी के साथ बैठा हुआ था, और एज द क्रो फ्लाइज हम तकरीबन 30 मीटर दूर रहे होंगे उनसे। विक्रम बत्रा एक बहुत ही होनहार और जाबाज ऑफिसर था। हम लोग 27 तारीख को श्रीनगर से चले थे द्रास की तरफ, और 28 को हम
जोजिला पास क्रॉस करके एक्लिमेटाइजेशन हमने शुरू किया था और वहाँ विक्रम बत्रा अपना 5140 के ऑपरेशन के बाद आया था और मुझसे मिला भी था। 6 तारीख की दिन के टाइम हम लोग फर्म बेस में पहुंच गए थे 4875 और 13 जैक का अटैक उस समय चल रहा था। उन्होंने 4875 के टॉप को कैप्चर करना था जिसमें 4 बम्स थे। वो 2 बम कैप्चर कर चुके थे और 2 बम में अभी पाकिस्तानी थे तो उनकी लड़ाई चल रही थी और विक्रम बत्रा सबसे आगे वाले बंकर में लड़ाई कर रहा था। उनकी आपस में गुफ्तगू भी चल रही थी पाकिस्तानियों के साथ और फायरिंग भी चल रही थी। 7 तारीख को तकरीबन दिन के 2 या 3 बजे होंगे जब हमें ये सूचना मिली या कर्नल जोशी को जो ये सूचना मिली कि विक्रम बत्रा नहीं रहे। उस समय उनकी लड़ाई के दौरान ये उनको गोली लगी और अपने एक सैनिक को बचाने के लिए वो उसको उठा के सेफ्टी में लाए और इस दौरान उनको 2-3 और गोलियां लगी जिसके कारण उनका देहांत हुआ। ये इंसिडेंट मेरे मनोपटल में अभी तक बिल्कुल साफ है और मुझे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि एक होनहार बच्चा, एक जाबाज बच्चा, एक ऑफिसर जो इतना दिलेर था वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जी दिनेश जी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो सिर्फ विजय दिवस मनाने का ही दिन आज नहीं है बल्कि कुर्बानी को भी याद करना होगा। जो कुर्बानी दी है उन्हें भी याद करना होगा। जी क्या कहेंगे? आपने सही कहा। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो चले गए हैं वो तो ठीक है, उनकी कुर्बानी तो आप याद करिए, उससे प्रोत्साहन लीजिए और जो आने वाली जनरेशन है उससे कुछ सबक सीखे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। पर देशवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको जिनको अपने परिजनों को छोड़ गए हैं, उनको देखिए और हमारी जो अपनी त्रुटियां हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां हैं उनको पूरा करिए ताकि कारगिल जैसा हादसा दोबारा ना हो। ये हमें सीखना है कारगिल युद्ध से। बिल्कुल, कारगिल युद्ध से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जो हादसा हुआ वो दोबारा ना हो। वापस अजय जी के पास चलते हैं और उनका रुख करते हैं। अजय जी, किस तरह की चुनौतियां लोगों को झेलनी पड़ी, क्या कहेंगे उस बारे में? उस दौरान किस तरह की चुनौतियां होती थी? जी देखिए, हम लोग की वह कौन सी प्रमुख बातें? उस समय मैं इंडियन नेवी में था और नेवी और कितनी चुनौतियां? जी हम लोग उस समय मैं इंडियन नेवी में था और नेवी रेड अलर्ट पे थी, आर्मी हमारी वहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी और जो भी हमारे देश को इससे एक सीख लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमको बहुत आराम से नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने खुफिया तंत्र को, वो वहाँ पे फेल हुआ था जब हमारे कारगिल युद्ध में हमें खुफिया जानकारियाँ नहीं मिल पाई और जब उन लोगों ने चोटी पे आके कब्जा कर लिया, जब एक चरवाहे ने आके हमको बताया 3 मई को कि वहाँ पे कुछ लोग आके कब्जा कर रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पे हम लोगों को पता चला। तो ये जो खुफिया तंत्र था हमारा वहाँ फेल हुआ। यहाँ पे हमें इसे एक सीख लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इस समय हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, राजनीति हो रही है, सेना के नाम पे राजनीति हो रही है, सेना को भी जात और धर्म में बांटा जा रहा है। देखिए ये जो जाति धर्म है उसके ऊपर राजनीति, हमें सेना को इससे शो में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन करते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं